प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए और ये यात्रा उन वीर योद्धाओं के सम्मान में निकाली गई जिन्होंने सदियों पहले सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली गई, जो भारतीय परंपरा में वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। ये दृश्य मानव इतिहास के पन्नों को वर्तमान में जीवंत करना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ एक विशेष रूप से सजाए गए गाड़ी पर सवार होकर 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गुजरे और ऐसे में पूजा पाठ किया। रास्ते के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर परिसर में शनिवार 10 जनवरी को रात में रिकॉर्ड भीड़ भी देखने को मिली। ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु आधी रात के बाद तक मंदिर परिसर में डटे रहे। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से जनसमूह अपने चरम पर पहुंचा और देश से अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए यात्रियों ने भी इस पर्व को विशेष बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसे में लगभग 3000 ड्रोन आकाश में एक साथ उड़ते हुए भी दिखाई दिए, जो जमीन पर मौजूदा विशाल जनसमूह के उत्साह के अनुरूप था। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। एक सुखद संयोग है। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अब कंटेंट को लेकर अपनी गलती मान ली है और भारत सरकार के कानून के हिसाब से काम करने का वादा किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मोदी सरकार ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद से एक्स प्लेटफॉर्म ने उन सभी अकाउंटों पर एक्शन लिया है जिनको ब्लॉक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स ने 600 अकाउंट डिलीट किए हैं और करीब 3500 पोस्ट ब्लॉक किए हैं। एक्स अब अपनी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट की अनुमति नहीं देगा और सरकारी दिशा निर्देशों के तहत ही काम करेगा। और ये एक्शन उस घटना के एक हफ्ते बाद हुई है जब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूदा आपत्तिजनक कंटेंट को मार्क किया था। बता दें कि बीते कुछ दिनों से एक्स प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे अश्लील कंटेंट को लेकर विवाद चल रहा है और कई अकाउंट ग्रोक एआई की मदद से अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। हाल ही के दिनों में ग्रोक द्वारा तैयार की जा रही अश्लील इमेज और उसका एडिटिंग फीचर चर्चाओं में बना हुआ है और इसका गलत इस्तेमाल कर लोग एआई की मदद से महिलाओं और नाबालिगों की फोटो का इस्तेमाल करके अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहे थे। इसको मोदी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एक्स को निर्देश दिए थे। सरकार के इस सख्त निर्देश के बाद ही एलोन मस्क की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शनिवार को डाक सेवाओं के क्षेत्र में एक अहम पहल शुरू हो गई है। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औपचारिक रूप से इंडिया पोस्ट की 2 नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 का उद्घाटन किया और इन सेवाओं के लागू होने से पार्सल और जरूरी दस्तावेज अब मुख्य रूट पर 24 से 48 घंटों के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दरअसल शनिवार को भारतीय डाक विभाग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडियन पोस्ट की महत्वाकांक्षी सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है और इन सेवाओं को लागू करने का मुख्य मकसद देश के नेटवर्क को ग्लोबल स्टेट के हिस्से से तेज और सबसे भरोसेमंद बनाना है। सिंधिया ने 2 लाख रुपए की लागत से नवकृत किए गए उप डाकघर का लोकार्पण भी किया और इसके अलावा उन्होंने एक नई आधुनिक बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन भी किया। पोस्ट का भी 2 नए प्रोडक्ट्स मैं लेके आ रहा हूं। एक को हम कहेंगे स्पीड पोस्ट 24, जो 24 घंटे में हम लोगों का संकल्प है आपको कि आपकी स्पीड पोस्ट का डॉक्यूमेंट घर तक पहुंच जाएगा। और दूसरा होगा स्पीड पोस्ट 48, जो 48 घंटे में आपके गंतव्य तक आपका डॉक्यूमेंट पहुंचेगा। ये मेरा संकल्प है आप सभी लोगों। ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। देश में शासन के खिलाफ बगावत की आग सुलगती नजर आ रही है। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है। 28 दिसंबर को ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और इसी के बाद तब से लेकर अब तक ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और अब तक इन प्रदर्शनों के चलते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की कई बार झड़प हुई है और इन झड़पों में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है और इसी बीच जहां एक तरफ हजारों लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इस तरह का अपराध करने पर मौत की सजा दी जाती है। ईरान सरकारी टेलीविजन पर प्रकाशित बयान में कहा गया है कि जो लोग दबंगई की मदद करते हुए पाए जाएंगे उन पर यही आरोप लगेगा और ईरान के तेहरान में शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश भर में फैल गया है। इसके साथ ही लगातार लोग जो है वो तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लोगों की इस दौरान मौत की पुष्टि भी आई है। इसके अलावा तेहरान में भी कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर निकलकर अब सामने आ रही है। तो वहीं यूपी के अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में हिरासत में ले लिया गया है। खबरों की माने तो हिरासत में लिया गया आरोपी युवक कश्मीर का है और बताया जा रहा है कि युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था। खबरों की माने तो मौजूदा सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिए गए शख्स ने खुफिया एजेंसी और पुलिस के कई आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और इस मामले को लेकर जिला प्रशासन अभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स से दक्षिणी परकोटा में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक इस मामले की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स राम मंदिर परिसर के दक्षिण परकोटा में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और तभी कुछ श्रद्धालुओं की उस पर नजर गई। इसके बाद से तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा और सीरीज का पहला
मैच जो है वो वडोदरा में खेला जाएगा और इस मैच में सबकी नजर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी हुई है। शुरुआती मैच में भारतीय टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार लय के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूजीलैंड की टीम नए और युवा खिलाड़ियों को भरमार है, लेकिन पूरी ताकत के साथ उतर रही है। भारतीय टीम के लिए रोहित और कोहली की नजरिए से सीरीज अहम है। मैच की शुरुआत बस कुछ ही समय में होने वाली है और दोनों दिग्गजों की हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में भी अच्छा मैच अभ्यास मिला है। उन्होंने इसे घरेलू टूर्नामेंट में बड़े स्कोर बनाकर ये जता दिया है कि उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये देखना दिलचस्प होगा कि T20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भी कप्तान शुभमन गिल कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी फॉर्म पहले से ही चिंता का विषय रही है। तो वहीं पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में वो चोटिले हो गए थे। गिल की वापसी से यशस्वी जायसवाल की भी शीर्ष क्रम से बाहर बैठना पड़ा था और जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अपना पहला वनडे शतक भी जमाया था। श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनकी भी बल्लेबाजी क्रम में चल रही है। इसके साथ ही अब सबकी जो नजरें हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी हुई है, क्योंकि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू होने से पहले सभी की निगाहें जो है इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई है।